हेलो एवरीबॉडी, माई सर डॉक्टर कुलदीप कौर और आप एलएलबी सेकेंड ईयर 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करने आई हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सिलेबस जान लें कि यूनिट 2 में क्या सिलेबस है कॉन्ट्रैक्ट में। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ है बेलमेंट एंड प्लेज 148 से लेके 171 तक, 171 से लेके 181 तक। ड्यूटी राइट एंड ड्यूटी ऑफ बेलर बेली, पॉनर पॉनी, लीन, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, कमर्शियल यूटिलिटी ऑफ प्लेज ट्रांजेक्शंस। तो ये आपका यूनिट 2 का सिलेबस हुआ। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे ये क्वेश्चन कब कब एग्जाम में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन बेलमेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड बेलमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो उपनिधान क्या है, उपनिधान के आवश्यक तत्वों को समझाइए। तो चलिए देखिए पहले ये क्वेश्चन कब कब आया, किस किस ईयर में आया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 2013 में, वो उससे डायरेक्ट रिलेटेड है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलमेंट, डिस्कस क्रिटिकली देयर कैन बी बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। उपनिधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बिना संविदा के उपनिधान हो सकता है, इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो शॉर्ट नोट में भी आया है ग्रेटिटियस बेलमेंट, निःशुल्क उपधान। तो ये 2014 में फिर से एक बार ड्यूटी ऑफ बेलर आया है। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग, व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ बेलर, वो पूरा दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि शॉर्ट नोट में भी है 5 नंबर, बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, सशुल्क उपनिधान। और 2015 में भी आया है वेरियस ड्यूटी ऑफ बेली। तो लगातार लॉन्ग शॉर्ट में आ रहा है। 16 में भी आया है। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग के रूप में कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स इज एसेंशियल फॉर द क्रिएटिंग ऑफ वैलिड बेलमेंट, डिस्कस द स्टेट हाउ द बेलमेंट कैन रिजल्ट विदाउट द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। माल के कब्जे का परिधान विधिमान उपनिधान के सर्जन के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए और बताइए कि माल के वास्तविक परिधान के बिना उपनिधान कैसे हो सकता है। पर्टिकुलर यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया ड्यूटी ऑफ बेली, शॉर्ट नोट में बेलर की 2016 में। 17 में फिर देखेंगे कि बेलमेंट के एलिमेंट पूछे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और पूछा है कैन देयर बी बेलमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, रिफर टू डिसाइडेड केस। क्या बिना संविदा के भी उपनिधान हो सकता है, निर्णित वादों की सहायता से समझाइए। 2018 में भी क्वेश्चन आया है बेलमेंट का, पहला लॉन्ग और शॉर्ट भी आया है पहला। और 2019 में भी आप देखेंगे कि शॉर्ट नोट में नहीं है लेकिन लॉन्ग शॉर्ट नोट में है बेलमेंट, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट करके क्वेश्चन आया है। तो ये लगातार ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डिस्कस करेंगे पूरा बेलमेंट के ऊपर। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। जितने भी शॉर्ट नोट्स होंगे, लॉन्ग होंगे, सब पे ये क्वेश्चन कवर करेगा। अब अगर एक्सप्लेन करना शुरू करें तो डिफाइन बेलमेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड बेलमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पहले क्या है। बेलमेंट implies a sort of relationship in which the personal property of one person comprising goes into the possession of another. The ownership of the article or goods is in one person and the possession in another. देखिए ये क्या कह रहा है कि उपनिधान एक ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के पास रहती है किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए। जिस व्यक्ति के पास रहती है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिए लेकिन आपको बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए घड़ी मरम्मत के लिए देना, साइकिल रिपेयर करने के लिए देना, सोना बनने के लिए सुनार को देना। और ये एग्जाम्पल हैं धोबी को कपड़े धुलने के लिए देना, जिसमें एक व्यक्ति की चीज़ दूसरे व्यक्ति के पास किसी न किसी स्पेशल पर्पस के लिए होती है। तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति के रिलेशन को बेलमेंट कहते हैं और जो ओनर है वो बेलर है, जिसको सामान दिया जा रहा है वो बेली है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर सेक्शन 148 की बात करें तो एसेंशियल फीचर ऑफ बेलमेंट, इनके फीचर्स क्या हैं। तो बताया गया है डिलीवरी ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑन देयर डिस्पोजल एज पर डायरेक्शन ऑफ देयर द बेली, द पर्सन इज डिलीवरिंग द गुड इज कॉल्ड द बेलर एंड द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। देखिए यहाँ पर कौन कौन से एसेंशियल फीचर हैं। सबसे पहले माल का कब्जा दे देना, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होना चाहिए, और जो चीज़ें होंगी वो रिटर्न की जाएंगी एज पर डायरेक्शन ऑफ द बेलर। जो पर्सन, जो मालिक है वो बेलर है, जिसको सामान दिया जा रहा है वो बेली है।
तो सबसे पहला एलिमेंट क्या निकल के आया, डिलीवरी ऑफ गुड्स, माल का कब्जा देना। तो बेलमेंट entails the delivery of goods by one person to another for some purpose. The delivery of good is essential ingredient of bailment. The goods must be handed over to the bailee for the purpose of a bailment. Once is done, bailment arise irrespective of the manner in which the happen. देखिए हम क्या करते हैं कि प्रथम माल का कब्जा देना की पहली आवश्यकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माल का कब्जा दे दे। अगर कहीं पर कोई पोजीशन ही नहीं दिया जा रहा है तो वो बेलमेंट हो ही नहीं सकता है, वो बेलमेंट बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। जैसे कि एक केस भी आया था, आप देख रहे हैं कि एक केस का नाम लिखा है कालू पेरम पिलई का केस है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस केस को डिस्कस करें। वेयर ए लेडी वॉज गेटिंग सर्टेन ज्वेलरी मेड बाय ए गोल्ड स्मिथ एंड ईच इवनिंग द हाफ मेड ज्वेलर्स वर पुट इनटू ए बॉक्स इन द गोल्ड स्मिथ रूम एंड द लेडी केप्ट द कीज टू द बॉक्स इन हर पोजेशन। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो बेलमेंट। देखिए एक स्त्री ने कुछ जेवरात गलाकर नए बनाने के लिए सुनार को दे दिए। हर दिन वह सुनार के पास बैठकर काम देखती थी और संध्या को शाम को जब अधूरे जेवर वापस ले लेती थी और उनको एक बक्से में बंद करके ताले की चाबी लेकर चली जाती थी। जब एक दिन उसने बक्सा खोला तो उसने देखा उसमें जेवर ही नहीं है। सुनार को इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। क्यों? क्योंकि माल दूसरे व्यक्ति को सौंप देना बेलमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। किसी के कमरे में बंद बक्स करके रख देना यहाँ पर बेलमेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो दूसरा केस भी अगर देखे जाए तो दूसरा केस भी कैपर वाला भी अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर दूसरा केस अगर देखा जाए तो वेटर का केस है। वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द सर्वेंट दैट दे आर इन मेयर कस्टडी ऑफ द सर्वेंट एंड नो रिलेशन ऑफ बेलमेंट अराइज। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ हम किसी वस्तु को नौकर के हाथ में हो और कब्जे को दें तो यहाँ पर ये चीज़ें अलग तरीके की हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चीज़ सौंप रहा है और पूरी तरीके से वो चीज़ें नहीं दी गई हैं तो बेलमेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगी, बेलमेंट का अराइज नहीं होगा। थर्ड चीज़, सेकेंड बात जो है इसमें सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, आणविक परिधान करना। तो अब सेक्शन आप देखेंगे 149 में है, 148 में डेफिनेशन बताई गई थी बेलमेंट की और 149 में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बताई गई कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है। तो देखिए एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दो तरीके की डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी बताई गई कि पोजीशन सामान पहुंच गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आणविक परिधान। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी द एसेंशियल ऑफ द बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेली बट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स नीड नॉट टू बी एक्चुअल entailing the actual give and take of the goods and may be symbolic or constructive. The delivery of goods the bailee may be made by doing anything which was the effort of putting the goods in the possession of the intended bailee or of any person authorized to hold them or on his behalf. The most common example of the constructive delivery is the delivery of a railway receipt which is considered as a delivery of the goods therein. Constructive delivery may also arise when the goods are already in possession of 4 person in some capacity than that of bailee. देखिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी अगर सिंपल सी बात कीजिए तो क्या होगी। तो देखिए हम बता दें कि जब कोई हमने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब्जा दिया लेकिन माल अपने स्थान पे ही बना हुआ है तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई व्यक्ति हम कह दें कि एक प्रोजेक्ट हमने गिरवी रखा और कहा कि उसे हॉल में ही रहने दीजिएगा तो कोर्ट ने कहा ये एक तरीके का क्या है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। इस संविदा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमने पोजीशन का लीगल रूप चेंज कर दिया, भले ही चीज़ों का स्थान नहीं बदला लेकिन वो क्या है, वो बेली के पोजीशन में मानी जाएंगी। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की। अब explanation of 148 says where a person already in possession of the good of another contract no hold them as bailee, if there be the bailee and the owner become the bailer of such good although they may not have been delivered by way of bailment। ये आपको मैं बता चुकी हूँ 148 की पूरी डेफिनेशन में। दूसरी चीज़ केसेस दिए गए हैं, विटिजन वर्सेस निकोलस का केस भी एक दिया गया है, अल्टिजन वर्सेस निकोलस, स्पेलिंग इसमें शायद मिस्टेक दी हुई है, अल्टिजन लिख कर लीजिएगा ULTZEN वर्सेस निकोलस। तो इस केस में भी आपको बता दें कि इस केस में क्या क्या हुआ। देखिए यहाँ पर केस को पहले हम डिस्कस कर दें, स्टोरी को बता दें आपको। वेयर ए वेटर ए रेस्टोरेंट टुक द कोट ऑफ द कस्टमर एंड हैंग इट द प्लेस ऑफ हिज डिज़ायर ए बेलमेंट
was said to have occurred and the owner of the restaurant was held liable as a bailey for the loss of the court। देखिए, एक वादी, एक प्लेंटिफ, एक पुराना कस्टमर था, एक रेस्टोरेंट में भोजन के लिए जाता है। वहाँ पर एक वेटर ने उसका ओवरकोट उसके कंधे से उतार कर जहाँ वो बैठा था उसके पीछे लगे हुड पे टांग दिया। भोजन के बाद जब प्लेंटिफ उठकर चलने लगा तो देखा कि कोट गायब था। वेटर ने काम केवल प्लेंटिफ के वेलकम के लिए भी किया था, तो भी निर्णित हुआ कि बेलमेंट का रिलेशन हो गया। क्यों? और रेस्टोरेंट का स्वामी इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वेटर ने कोट अपने पोजीशन में लेकर प्लेंटिफ को क्या कर दिया, फ्री कर दिया था, और कोट की सुरक्षा की फिक्र अपने जिम्मेदारी ले ली थी, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल मान लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी मेड फॉर सम पर्पज एंड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट देयर विद द पर्पज इज accomplished, delivery of goods should be made for the some purpose and upon a contract where and where the purpose is accomplished that the goods shall be returned to bailor, the contract may be either express or implied। तो देखिए, माल किसी संविदा के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। ये संविदा कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक केस भी इसमें दिया गया है, आपको देख रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट जर्नल ऑफ इंडिया काउंसिल वर्सेस जुबली मिल्स का। तो वेयर विद द कंटेंट ऑफ द स्टेशन मास्टर गुड्स वर स्टोर्ड ऑन ए रेलवे कंपनी प्लेटफॉर्म, वैगन्स बिलोंग नॉट अवेलेबल, द कंपनी वॉज हेल्ड लाइबल when they were damages by fire caused by spark emitted by passing engine and implied bailment for inferred। देखिए, अगर आप क्या कह दें कि अगर वहाँ पर एक सामान रखा हुआ है और प्लेटफॉर्म पे सामान रख दिया, भाई स्टेशन मास्टर ने, कि रेलवे कंपनी जिम्मेदार नहीं भाई नहीं होती है अगर आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ सामान रख दीजिए और इंजन से बगल से निकले और चिंगारी निकल गई, और उस चिंगारी ने क्या किया कि सारा सामान क्या कर दिया कि भाई रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने सहमति दे दी कि भाई हमें डिब्बा नहीं मिल रहा है, तो आप अपना माल क्या करिए, प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए। अब एक इंजन जो बगल से निकला, चिंगारी निकल गई, सारा माल जल गया, तो रेलवे कंपनी को माल की कीमत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेलवे कंपनी ने बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। तो सारे केसेस में आप देखते हैं कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं बेली की, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ता है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन महमूद के केस में भी इसी तरह का हुआ था कि सर्टेन मोटर व्हीकल एंड अदर गुड्स बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ बाय द स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर लॉ, द गुड्स वाइल इन द कस्टडी रिमेन टू टेली अनकर्ड फॉर इट वॉज हेल्ड आल्दो स्टेट वर नॉट बेली बट ही वुड बी लाइबल। देखिए, अगर हम बेली नहीं है, स्टेट बेली नहीं था, तब भी वो लाइबल माना गया, क्योंकि आप जिम्मेदारी जब ले रहे हैं तो उस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना पड़ेगा। इसी तरीके से पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में भी यही है। द प्लेंटिफ ऑर्नामेंट हैविंग बीन स्टोलन वर रिकवर बाय द पुलिस वाइल इन द पुलिस कस्टडी वर स्टोलन अगेन। तो द स्टेट वॉज हेल्ड कि अगर आप किसी को कोई काम कुछ कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, आप बेली की ड्यूटी ले रहे हैं। जब आप बेली की ड्यूटी ले लेंगे तो आपको क्या माना जाएगा, आपको जिम्मेदार माना जाएगा। तो इसीलिए किसी भी इस तरह के बेलमेंट के टॉपिक में जब आप देखेंगे कि आप क्या करते हैं, आप बेली बन जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर भी इस केस में ऐसे ही कहा गया कि भाई पहले प्लेंटिफ के पास पुलिस स्टेशन में सामान रखा है, फिर चोरी हो गया, तो यहाँ पर वो माना गया कि भाई थेफ्ट, यहाँ पुलिस स्टेशन में चोरी हुआ है तो स्टेट क्या होगा, लायबल होगा। तो रिटर्न ऑफ गुड्स, बेलमेंट ऑफ गुड्स इज ऑलवेज मेड फॉर सम पर्पज लाइक सेफ कस्टडी, रिपेयर, कैरेज and is subject to the condition that when such purpose is accomplished the goods will be returned to the bailor or disposed of according of their her direction. In every bailment the thing has to be returned in the same form or an altered form। देखिए, जब काम पूरा हो जाए, उद्देश्य पूरा हो जाए, बेलमेंट का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उस सामान को वापस कर दिया जाएगा। जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में वापस किया जाएगा। अगर कुछ उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, तो भी उसको वापस कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वर्सेस शिव सिंह के केस में भी कहा गया, द प्लेंटिफ डिलीवर टू द ट्रेजरी ऑफिसर हायर गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट फॉर कैंसिलेशन एंड कंसोलेशन इनटू ए सिंगल नोट बैंकर misappropriation the note, it was held that there can be no bailment unless there is a delivery of goods and a promise to return. The government was not bound to return the same notes, her was it bound to dispose of the notes in accordance with the plaintiff directions। देखिए, जब कोई हम बेलमेंट और बेली के टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, पहले हम वो चीज़ें इंपॉर्टेंट कर लें
ये सेक्शन 148 में डेफिनेशन याद रखेंगे, 149 में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, वो चीज़ें याद रखेंगे। और हम याद रखेंगे कि कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़, रिटर्न ऑफ गुड्स, और इसके लीडिंग केस लॉ याद कर लेंगे। और सबसे पहले 148 में याद रखेंगे डेफिनेशन क्या याद रखेंगे कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अपनी चीज़ें देता है, तो जो पहले चीज़ें दे रहा है वो बेलर है और इसको चीज़ें दी जा रही हैं वो बेली है, और दोनों के रिलेशन को ही बेलमेंट कहा गया है। तो 148 में 3 एलिमेंट्स निकल के आए, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़, रिटर्न ऑफ गुड्स ऑफ देयर डिस्पोजल एज पर डायरेक्शन ऑफ द बेलर। तो ये आप याद रखेंगे। सारे केसेस जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किए गए हैं वो याद रखेंगे। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, तो जो चीज़ें लॉन्ग में आएंगी तो आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट नोट में आएगा डिलीवरी ऑफ गुड्स तो आप ऊपर का 148 को डिस्क्राइब करते हुए इसको लिख देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं, पहला कल्लापुरनी पलई वर्सेस विशाखा, और आपका दूसरा जो अल्टजन वर्सेस निकोलस का केस है, इंपॉर्टेंट केस है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल वर्सेस जुबली मिल्स का केस इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देंगे कि इन द कंक्लूजन वी कैन से बेलमेंट इज़ ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट क्या है? एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 2 लोग होते हैं, बेलर और बेली। बेलर कौन है? जो ओनर है। बेली कौन है? वो व्यक्ति है जिसके पास किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए सामान को दिया जा रहा है, और दोनों के रिलेशन को ही बेलमेंट कहा गया है। तो ये आपका यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। यूनिट 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको मैं डिस्कस करूँगी। थैंक यू।